नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार एनिमेटेड मूवी है, रोमांटिक कैटेगरी में आती है। उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है एलिमेंटल। यह एक बहुत ही शानदार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें रोमांस के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है। तो दोस्तों, इसकी IMDb की रेटिंग के बारे में बता दूं पहले, इसको 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। रोटेन टोमेटो जो वेबसाइट है, रिव्यू देने वाली 7.3% की इसको रेटिंग मिली है, और गूगल यूजर के द्वारा इसको 5 में से 4.2 की रेटिंग मिली, जो कि बहुत ही शानदार रेटिंग है। और दोस्तों, ये बहुत ही शानदार मूवी है, मतलब आप रोमांस वाली फिल्में पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार है। कि कार्टून कैरेक्टर में एनिमेटेड कुल मिला के इसमें जो ये है आग लगा देती है। जो ये मूवी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, उससे ज्यादा लोगों को शेयर करें। और चलिए हम वीडियो के बारे में आगे बढ़ते हैं और इसे इनकी डिटेल फैक्ट्स आपको जानते हैं, स्टोरी के बारे में भी जानते हैं। एलिमेंटल एक 2023 अमेरिकी एनिमेटेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। पीटर सोहन द्वारा निर्देशित और डेनिस रीम द्वारा निर्मित, इसे सोहन, जॉन हॉबर्ग, कैट लिकिल और ब्रेंडा ह्यूह ने लिखा था। ए फिल्म में लिया लुइस, ममो एथी, रोनी डेल कामेन, शिला ओमी, वेंडी मैक्लिंटन कोवे और कैथरीन ओ हारा की आवाजें हैं। प्रकृति के मानवरूपी तत्वों द्वारा बसाई गई दुनिया पर आधारित कहानी एन तत्व एम्बर लुमेन, लुइस और जल तत्व वेड रिपल एथी पर आधारित है, जो एम्बर के पिता बनी के स्वामित्व वाले एक सुविधा स्टोर को बचाने की कोशिश करते हुए शहर में एक साथ समय बिताते हैं। डेल कामेन। एलिमेंटल का विकास तब शुरू हुआ जब सोहन ने इस अवधारणा को पिक्सर के सामने रखा कि क्या आग और पानी कभी जुड़ सकते हैं या नहीं। फिल्म सोहन की युवावस्था से प्रेरणा लेती है, जो 1970 के दशक के दौरान न्यूयॉर्क शहर में अप्रवासियों के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था, जो शहर की विशिष्ट सांस्कृतिक और जातीय विविधता को उजागर करता है। जबकि कहानी गेस हूज कमिंग टू डिनर 1967, मूनस्ट्रक जैसी रोमांटिक फिल्मों से प्रेरित है 1987 और अमेली 2001। प्रोडक्शन टीम ने प्रेरणा के लिए यूट्यूब पर वेनिस और एम्स्टर्डम जैसे पॉइंट ऑफ व्यू सिटी टूर देखने में कई घंटे बिताने के लिए शोध किया। प्रत्येक चरित्र, विशेष रूप से उसके मुख्य पात्रों के दृश्य प्रभावों और उपस्थिति को डिजाइन करने के लिए एनिमेशन टूल का उपयोग किया गया था। अनुमानित $200 मिलियन के बजट पर एलिमेंटल का उत्पादन स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं के घरों दोनों में 7 वर्षों तक चला। थॉमस न्यूमैन ने स्कोर तैयार किया और लाउव ने एक गीत लिखा और प्रस्तुत किया। ये फिल्म पिक्सर एनिमेटरों राल्फ एग्लस्टोन, थॉमस गोंजलेस, एम्बर मार्टिनेली और जे. गैरेट शेल्ड्रू को समर्पित है, जिनमें से सभी की 2022 में मृत्यु हो गई। एलिमेंटल ने 27 मई 2023 को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में समापन फिल्म के रूप में प्रतियोगिता से बाहर शुरुआत की और 16 जून को रियल डी 3D, 4DX और डॉल्बी सिनेमा प्रारूपों में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। अनुमान से नीचे खुलने के बावजूद फिल्म को अंततः विश्लेषकों ने स्लीपर हिट माना और दुनिया भर में $496 और 40 सेंट मिलियन की कमाई की। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। कथानक। अग्नि तत्व बनी बी और सिंडर सी लुमेन एलिमेंट सिटी में प्रवास करते हैं, जहां उन्हें अन्य शास्त्रीय तत्वों से जेनोफोबिया का सामना करना पड़ता है। अपनी बेटी एम्बर के जन्म के बाद उन्होंने अपना ब्लू फ्लेम स्थापित किया, जो उनकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, और फायरप्लेस नामक अपना स्वयं का सुविधा स्टोर शुरू किया। कई वर्षों के बाद बनी का इरादा सेवानिवृत्त होने और एम्बर को स्टोर देने का है, जब वो अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण कर लेगी। एक दिन जब बनी एम्बर को अपनी दुकान चलाने की अनुमति देती है, तो वो ग्राहकों से अभिभूत हो जाती है और बेसमेंट में चली जाती है। उसके उग्र विस्फोट से एक पानी का पाइप टूट जाता है,
जिससे तहखाने में पानी भर जाता है और वेड रिपल, एक जल तत्व और शहर निरीक्षक को बुलाता है, जो दोषपूर्ण पाइपलाइन को नोट करता है। एम्बर द्वारा उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद वेड सिटी हॉल की यात्रा करता है और अनिच्छा से अपने वायु तत्व नियोक्ता गेल क्यूमिलस के पास अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट दर्ज कराता है, जो फायरप्लेस को बंद कर देगा। वेड गेल को उसके पिता के स्टोर को बंद करने पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने के लिए एम्बर को साइक्लोन स्टेडियम में लाता है। वेड ने एम्बर का उल्लेख किया कि वह फायरप्लेस पर पहुंचने से पहले शहर की नहरों में रिसाव की जांच कर रहा था और गेल को सुझाव दिया कि वह और एम्बर स्टोर से रिसाव के स्रोत को ट्रैक कर सकते हैं। गेल ने उल्लंघनों को माफ करने की पेशकश की है, बशर्ते वे सप्ताह के अंत तक रिसाव का पता लगा लें और उसे सील कर दें। नहरों की खोज करते समय एम्बर और वेड को एक बांध में एक छेद का पता चलता है, जो जहाज से आने वाले लहर के बहाव को शहर की पाइपलाइन में भरने की अनुमति देता है, इसलिए वे छेद को रेत की बोरियों से बंद कर देते हैं। दोनों शहर में एक साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के बारे में और अधिक सीखते हैं। सैंडबैग अंततः विफल हो जाते हैं, इसलिए एम्बर एक मजबूत सील बनाने के लिए रेत को कांच में पिघला देता है। एम्बर एक लग्जरी अपार्टमेंट में वेड के परिवार से मिलने जाती है, जहां वह टूटे हुए कांच के घड़े को ठीक करने के लिए अपनी आग का उपयोग करती है, जिससे वेड की मां ब्रुक प्रभावित होती है, जो उसे ग्लास में की इंटर्नशिप के लिए सिफारिश करती है। द क्राइंग गेम खेलते समय वेड एम्बर को ये स्वीकार करके रुला देता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। गेल ने वेड को फोन किया और एम्बर की ग्लास सील को मंजूरी दे दी, इस प्रकार फायरप्लेस को बंद होने से बचा लिया। तब एम्बर को एहसास होता है कि वो स्टोर पर कब्जा नहीं करना चाहती। बनी ने रिटायर होने और फायरप्लेस को एम्बर को सौंपने के अपने इरादे की घोषणा की। अगली शाम वेड एम्बर को विविस्टेरिया फूल देखने के लिए गार्डन सेंट्रल स्टेशन ले जाता है, जिसे बचपन में उसे देखने से मना कर दिया गया था। अब स्टेशन में बाढ़ आ गई है। गेल सुरक्षा के लिए एम्बर को एक हवाई बुलबुला प्रदान करता है, जबकि वेड उसे स्टेशन के माध्यम से पानी के नीचे धकेलता है। इसके बाद एम्बर और वेड को एहसास होता है कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना छूने और नृत्य साझा करने में सक्षम हैं, लेकिन एम्बर को फायरप्लेस के प्रति अपने कर्तव्य और जल तत्वों के प्रति अपने परिवार के पूर्वाग्रह को याद आता है और वेड के साथ संबंध तोड़ देता है। जबकि एम्बर एक पार्टी के दौरान फायरप्लेस पर कब्जा करने के बारे में है, वेड प्रकट होता है और उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करता है, साथ ही गलती से ये भी खुलासा करता है कि उसने पाइप टूटने का कारण बना। एम्बर वेड को अस्वीकार कर देती है, हालांकि सिंडर को वास्तविक स्नेह का एहसास होता है। निराश होकर बनी ने एम्बर को स्टोर देने से इनकार कर दिया और अपनी सेवानिवृत्ति रद्द कर दी। इसके तुरंत बाद बांध पर लगी नई सील टूट जाती है और फायरटाउन में बाढ़ आ जाती है। ब्लू फ्लेम को बचाने के बाद एम्बर और वेड फायरप्लेस के एक कमरे में फंस जाते हैं, जिससे वेड बंद गर्मी से वाष्पित हो जाते हैं। बाढ़ कम होने के बाद दुखी एम्बर बनी के सामने स्वीकार करती है कि वह फायरप्लेस नहीं चलाना चाहती है और वेड के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। यह महसूस करते हुए कि वेड पत्थर की छत के भीतर सिमट गया है, एम्बर उसे अपने सामान्य रूप में वापस लाने के लिए क्राइंग गेम खेलता है। एम्बर और वेड गले मिलते हैं और अपना पहला चुंबन साझा करते हैं। महीनों बाद बनी सेवानिवृत्त हो गए और फायरप्लेस अब उनके दोस्तों द्वारा चलाया जाता है। एम्बर और वेड, जो अब एक जोड़े हैं, एलिमेंट सिटी छोड़ देते हैं ताकि एम्बर अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सके। वॉयस कास्ट। एम्बर लुमेन के रूप में लिया लुइस एक सख्त तेज तर्रार अग्नि तत्व है जो फायर टाउन में अपने परिवार के सुविधा स्टोर में काम करती है, लेकिन उसे अपने विस्फोटक स्वभाव को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। अगर उसके ऊपर पानी गिर जाए तो वो बुझ जाएगी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल करती है। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि एम्बर के लिए संबंधित और पसंद करने योग्य, डरावना और भयानक नहीं होना आवश्यक है। 5 लुइस को द हाफ ऑफ इट 2020 में उनकी भूमिका के कारण चुना गया था। 6
छोटे बच्चे एम्बर के रूप में क्लारा लिन डिंग 7, बिग किड एम्बर के रूप में रीगन 2 7, वेड रिपल के रूप में ममौ एथी, एक दुखी जल तत्व जो एलिमेंट सिटी में रहने वाले एक शहर निरीक्षक के रूप में काम करता है। अपने घनत्व और गति के संदर्भ में वेड बहुत भारी है और उसका शरीर एम्बर के शरीर की तुलना में अधिक तरल और लहरदार है। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि वेड बहुत भावुक हैं और अचानक रो पड़ते हैं। 5 एथी ने अपने प्रदर्शन को रोने की अपनी क्षमता पर आधारित किया। 6 रोनी डेल कामेन बनी लुमेन के रूप में एम्बर के पिता, सिंडर के पति और फायर टाउन में उनके परिवार के सुविधा स्टोर के मालिक हैं, जो सेवानिवृत्त होने और व्यवसाय को एम्बर को सौंपने की योजना बना रहे हैं। 8-9 वो जल तत्व के प्रति अविश्वास रखता है। 10 सिंडर लुमेन के रूप में शिला ओमी, एम्बर की मां और बनी की पत्नी, जो जल तत्व के प्रति भी अविश्वासी है। 10 गेल क्यूमेलस के रूप में वेंडी मैक्लेंडन कोवे, एक बड़े व्यक्तित्व वाले वायु तत्व और वेड के नियोक्ता। 11 उनका उपनाम फिल्म के क्रेडिट में शामिल नहीं है, 7 लेकिन फन द्वारा फिल्म में इसका उल्लेख किया गया है। ब्रुक रिपल, वेड, एलन और लेक की विधवा मां और हैरोल्ड की बहन के रूप में कैथरीन ओ हारा, जो एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में एम्बर का बहुत स्वागत करती है। 11 क्लॉड के रूप में मैसन वर्थाइमर, एक युवा पृथ्वी तत्व जिसका एम्बर पर क्रश है। 11 वर्थाइमर ने मॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट श्रृंखला पास्ट माई बेड टाइम 2022 के बाद अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 12-13 हैरोल्ड, ब्रुक के भाई और वेड और एलन के चाचा के रूप में रोनोबिर लाहिड़ी। 14-7 फ्लैरिएटा के रूप में विल्मा बोनेट, फायरप्लेस के ग्राहकों में से एक। 7-14 फर्न ग्राउचवुड के रूप में जो पैरा, एक बड़ा पृथ्वी तत्व नौकरशाह है जो सिटी हॉल में काम करता है। 15 उनका उपनाम फिल्म के क्रेडिट में शामिल नहीं है, लेकिन ये फिल्म में उनके डेस्क नेमप्लेट पर देखा गया है। 16 मैट यंग किंग के रूप में एलन रिपल, वेड और लेक के बड़े भाई और एडी के पति। 17-14 लुत्स, एक एयरबॉल खिलाड़ी जो साइक्लोन स्टेडियम में विंडब्रेकर्स के लिए खेलता है। 7 अर्थ प्रूना 7 स्पार्कलर ग्राहक के रूप में जेफ लापेंसी 7 लकड़ी के आव्रजन अधिकारी के रूप में बेन मॉरिस। 7 उनके नाम टैग से पता चलता है कि उनका नाम सीसी स्टंप है। 18 फ्लैरी के रूप में जोनाथन एडम्स, फायरप्लेस के ग्राहकों में से एक। 7 एलेक्स कपर के रूप में ग्राहक 7 डिलीवरी व्यक्ति 7 पृथ्वी जमींदार 7 डोरमैन के रूप में पीएल ब्राउन 7। हालांकि उन्हें अतिरिक्त आवाज का श्रेय दिया गया, वेड के परिवार के अन्य सदस्य फिल्म में दिखाई देते हैं, जिनमें शामिल हैं वेड के 2 भतीजे माको और पोलो रिपल के रूप में इनोसेंट ओनानोवी एकाकिती। 19 एडी रिपल, एलन की पत्नी और वेड और लेक की भाभी के रूप में क्रिस्टा गोंजलेस। लेक रिपल के रूप में अवा काई होसर, वेड और एलन के सबसे छोटे भाई बहन और घिबली की प्रेमिका। लेक पिक्सर का पहला गैर बाइनरी चरित्र है। 20 लेक की प्रेमिका घिबली के रूप में माया आउकी टटल। 14 फिल्म में अन्य अतिरिक्त आवाजों में डायलन बुकियरी, असफ कोहेन, जेसिका डिकिको, टेरी डगलस, करेन हुई, आरिफ एस किंकन, ऑस्टिन मेडिसन, कोल मैसी, स्कॉट मैनविल, अलीशा मुल्ली, फ्रेड टाटासियोर, कारी वाहलग्रेन और सेकुंडा वुड शामिल हैं। 7 उत्पादन विकास निर्देशक पीटर सोहन ने कहा कि यह फिल्म न्यूयॉर्क शहर में उनके अनुभवों से प्रेरित थी। पीटर सोहन, जिन्होंने पहले फीचर फिल्म द गुड डायनासोर 2015 और लघु फिल्म पार्टली क्लाउडी 2009 का निर्देशन किया था, ने एलिमेंटल से पिक्सर की अवधारणा को इस विचार पर आधारित किया कि क्या आग और पानी कभी जुड़ सकते हैं या नहीं। 21 सोहन ने ये भी कहा कि फिल्म का विचार 1970 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में अप्रवासियों के बेटे के रूप में उनके अनुभवों से प्रेरित था। उन्होंने कहा,
मेरे माता पिता 1970 के दशक की शुरुआत में कोरिया से चले गए और ब्रोंक्स में एक हलचल भरी किराने की दुकान बनाई। उन्होंने ये भी कहा, हम उन कई परिवारों में से थे जिन्होंने आशाओं और सपनों के साथ एक नई भूमि पर कदम रखा। हम सभी संस्कृतियों, भाषाओं और सुंदर छोटे पड़ोस के एक बड़े सलाद कटोरे में घुल मिल गए। यही मुझे एलिमेंटल तक ले गया। 22। द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में सोहन कहते हैं कि एलिमेंटल के साथ फिल्म की 7 साल की विकास अवधि उनके परिवार के साथ उनके संबंधों से निकटता से जुड़ी हुई है और यह विचार पहली बार द गुड डायनासोर की रिलीज के बाद शुरू हुआ। उन्होंने खुलासा किया कि एम्बर का जन्म एलिमेंट सिटी में हुआ था, लेकिन वो आग वाले शहर में पली बड़ी क्योंकि पड़ोस अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं किरदारों और कहानी को निश्चित रूप से सामने लाने को लेकर काफी भावुक हूँ। उन्होंने ये भी कहा, ये फिल्म आपके माता पिता को धन्यवाद देने और उनके बलिदानों को समझने के बारे में है। मेरे माता पिता दोनों का इस फिल्म के निर्माण के दौरान निधन हो गया था और इसलिए ये बेहद भावनात्मक है और मैं अभी भी इसमें से बहुत कुछ संसाधित कर रहा हूँ। 23। सोहन ने D23, द ऑफिशियल डिज्नी फैन क्लब में कहा, शहर की अवधारणा एम्बर से शुरू हुई। उन्होंने ये भी कहा, हमने सोचा, एम्बर की पहचान और अपनेपन की यात्रा का समर्थन करने के लिए हम कौन सा सबसे अच्छा शहर बना सकते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसे शहर के बारे में सोचने से हुई जिसमें आग लगाना कठिन होगा और इसलिए हमने इसे पानी पर आधारित किया। विचार यह है कि इस क्षेत्र में पहले पानी आया और फिर पृथ्वी आई, इसलिए यह एक डेल्टा बन गया। फिर उन्होंने एक शहर बनाया, हर जगह पानी की नहरों और ऊंचे जल चैनलों के साथ पानी के बुनियादी ढांचे ने एम्बर के लिए इसे और भी कठिन बना दिया। फिर उसके बाद एयर आया और फायर शहर में आने वाले अंतिम समूहों में से एक था। मतभेदों के बावजूद एम्बर और वेड में केमिस्ट्री है। जब सोहन ने पहली बार कहानी पेश की और इसे विकसित करना शुरू किया तो उसने खुद से पूछा, आग क्या है? सोहन ने ये भी कहा, लोग इसे गुस्से के रूप में देख सकते हैं, लोग इसे जुनून के रूप में देख सकते हैं, एक व्यावहारिक चीज के रूप में। आग जलती है और चिंगारी निकलती है, लेकिन उज्ज्वल जलने का क्या मतलब है? जो हम पहले से ही समझते हैं उसमें ये सभी तत्व मौजूद हैं, आग, और इसने एम्बर के व्यक्तित्व को आकार देना शुरू कर दिया। वेड के लिए भी यही बात है। पानी पारदर्शी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? वो अपनी भावनाओं को अपनी आस्तीन पर पहनता है, वो प्रवाह के साथ चलता है। इससे इन व्यक्तित्वों को बनाने में मदद मिली जो पहले से ही सुंदर थे, विपरीत, और फिर हमें उस वेन आरेख को ढूंढना था जहां वे ओवरलैप हुए थे। यह उम्मीद का जादू है। मुझे आशा है कि लोग चिंगारी, रासायनिक प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं जिससे एक रिश्ता बन सकता है। 24। 16 मई 2022 को पिक्सर ने एलिमेंटल नामक एक नई फिल्म की घोषणा की जिसमें अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के मानवरूपी शास्त्रीय तत्व इसके केंद्रीय विषय के रूप में थे, जिसमें सोहन निर्देशन और डेनिस रीम निर्माण कर रहे थे। 25 सोहन और रीम पहले द गुड डायनासोर पर एक साथ काम करने के बाद फिर से मिले। 9 सितंबर 2022 को D23 एक्सपो के दौरान सोहन, रीम और पीट डॉक्टर ने फिल्म का पहला लुक प्रस्तुत किया। सोहन ने कहा, हमारी कहानी क्लासिक तत्वों अग्नि, जल, भूमि और वायु पर आधारित है। कुछ तत्व एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं और कुछ नहीं। क्या होगा यदि ये तत्व जीवित होते? अधूरे एनिमेशन फुटेज के तुरंत बाद एक क्लिप दिखाई गई जिसमें एम्बर और वेड को डेट पर जाते हुए एक पार्क से गुजरते हुए दिखाया गया जहां वेड पानी के पार दौड़ता है, फिसलता है और एक इंद्रधनुष बनाता है। 26। अंतिम फ्रेम स्वीकृत होने के बाद फिल्म का निर्माण 24 मार्च 2023 को पूरा हुआ और स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं के घरों दोनों में इस पर 7 साल बिताए गए। कहानीकार जेसन काट्स के अनुसार टीम ने घर से दूर काम करते हुए कहानी पूरी की। सोहन ने कहा कि जब अंतिम फ्रेम को मंजूरी दी गई तो उनकी आंखों में आंसू थे।
27। ये फिल्म पिक्सर एनिमेटरों राल्फ एग्लिस्टन, थॉमस गोंजलेस, एम्बर माटोरेली और जे गैरेट शेल्ड्रू को समर्पित है, जिनकी 2022 में मृत्यु हो गई। 7 एग्लिस्टन को श्रद्धांजलि के रूप में ईट एट राल्फ्स 2 सेंट्स लिखा हुआ एक साइन है। एलिमेंट सिटी में देखा गया। 28। लेखन टर्निंग रेड 2022 की पटकथा लिखने के लिए रचनात्मक सलाहकार ब्रेंडा हसुए को काम पर रखा गया था। 29 अंततः जॉन होबर्ग और कैट लिकेल और हसुए को स्क्रीनप्ले बाय क्रेडिट मिला, जबकि सोहन, होबर्ग और लिकेल और हसुए को स्टोरी बाय क्रेडिट मिला। 7 सोहन ने गेस हुज कमिंग टू डिनर 1967, मूनस्ट्रक 1987, यू हैव गॉट मेल 1998, अमेली 2001, माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2002 और द बिग सिक 2017 जैसी रोमांटिक फिल्मों का हवाला दिया। विशेष प्रभाव तब पड़ा जब उन्होंने कहानी कहने की शैली के रूप में रोम कॉम की ओर झुकाव का आनंद लिया। सोहन हाई स्कूल में फिल्म की उत्पत्ति के साथ अभिव्यक्ति के प्रारंभिक रूप के रूप में आवर्त सारणी का डूडल बनाते थे। कहते थे, यह एक अजीब चित्रण था जिसके बारे में मुझे याद है कि मैंने आग और पानी के चरित्र की खोज की थी और सने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जन्म दिया था विचार, और मैं इन नई छोटी चीज़ों को चित्रित करना बंद नहीं कर सका। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो एनिमेंटल, जैसा कि आपने जाना कि 2023 में आई थी, अमेरिकन एनिमेटेड रोमांटिक कॉमेडी द्वारा फिल्म है, जो कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर और एनिमेशन स्टूडियो द्वारा इसे बनाया गया है। और दोस्तों इसको आपको एक और बात बता दूं, पीटर सोहन द्वारा निर्देशित किया गया है, डोमिनिक द्वारा निर्देशित है। दोस्तों ये दोनों ही बहुत ही शानदार डायरेक्टर और जो है इसमें प्रोड्यूसर हैं, और इसमें जो आवाज है वो रिपल का अनुसरण करती है, बहुत ही शानदार रहते हैं। इसमें आपको इसकी तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। डेविड जे पीटरसन, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स 2011-2019 और ड्यून 2021 के लिए भाषाओं का निर्माण किया था, ने फिरिश भाषा का सह निर्माण किया। 31 एक बिंदु पर होबर्ग और लिकेल ने सुझाव दिया कि फिल्म के अंत में वेड और एम्बर को भाप से बने एक बच्चे को दिखाया गया है, एक अवधारणा जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अंततः फिल्म के शुरुआती कट्स में इसे शामिल नहीं किया गया। इसका उद्देश्य दोनों मुख्य किरदारों के लिए अधिक ठोस अंत सुनिश्चित करना था, और ताकि दर्शकों के पास संभावित भविष्य की किस्त में देखने के लिए कुछ हो। 32 कास्टिंग 9 सितंबर 2022 को D23 एक्सपो के दौरान लिया लुइस और ममो एथी को क्रमशः एम्बर और वेड की प्रमुख आवाज भूमिकाओं में लिए जाने का खुलासा हुआ। 33 जब 28 मार्च 2023 को पूर्ण लंबाई वाला ट्रेलर जारी किया गया, तो रोनी डेल कामेन, शिला ओमी, वेंडी मैक्लेंडन कोवे, कैथरीन ओ हारा, मेसन वर्थाइमर और जो पैरा सहित अधिक कलाकारों की घोषणा की गई। 34 एम्बर और वेड को डिजाइन करते समय सोहन को पता था कि वह चाहते थे कि पात्रों की आवाजें उनके तत्वों को प्रतिबिंबित करें, एम्बर के लिए एक धुंधली आवाज और वेड के लिए एक ठंडी आवाज। लुइस को द हाफ ऑफ इट 2020 में उनकी भूमिका के कारण चुना गया था। सोहन ने 2020 फीचर में अपने प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि वह गर्म स्वभाव की हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत आकर्षक है, और कहा उसकी आवाज में एक भेद्यता थी कि वह इतनी ईमानदार और प्रामाणिक होने के साथ साथ आगे बढ़ सकती थी। एथी के साथ ये 2019 की लघु श्री खला ओह जेरोम नो में उनकी भूमिका और रोने की उनकी क्षमता थी जिसने निर्देशक का दिल जीत लिया। सोहन ने श्रृंखला में एक बिंदु पर अपने रोने को ईमानदार लेकिन प्रफुल्लित करने वाला बताया और कहा, ममोदो की आत्मा इतनी दयालु है कि जब वह रो रहा था तो आप बस उसके साथ चले गए। 30 मई 2023 को मोटोजीपी ड्राइवर फ्रांसिस्को बगानिया को उनके उपनाम के बाद पेको नामक एक चरित्र को आवाज देने की घोषणा की गई थी। 35 लाइटियर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय डब में चार्ल्स लेक्लर और कार्लोस सैंज जूनियर और 3 फिल्मों के लिए कई अन्य नास्का और फॉर्मूला 1 ड्राइवरों के बाद
ये 5वीं पिक्सर फिल्म है जिसमें एक मोटरस्पोर्ट्स हस्ती को एक चरित्र को आवाज देते हुए दिखाया गया है। कार्स फ्रेंचाइजी में 37 प्रेरणा। वैरायटी के अनुसार 30 नवंबर 2022 को सिंगापुर में डिज्नी कंटेंट शोकेस में सोहन का कहना है कि कुछ प्रेरणा उनके वास्तविक जीवन के परिवार और शादी से मिली। उन्होंने अपने माता पिता के साथ एक बच्चे के रूप में अपनी तस्वीर दिखाते हुए कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तो मैं वास्तव में इसकी सराहना नहीं करता था या समझता नहीं था कि एक आप्रवासी होने का क्या मतलब है, अमेरिका आना और यह सब मेरे भाई और मुझे जीवन देने के लिए उन्होंने जो कड़ी मेहनत की वह एक बड़ी बात थी जो बस मेरे साथ बैठी थी। सरी तरफ मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो कोरियाई नहीं था और इसके साथ कई सांस्कृतिक टकराव थे मेरी दुनिया में, और इससे मुझे विरोधाभास खोजने का विचार आया और यह सवाल आया कि अगर आग को पानी से प्यार हो गया तो क्या होगा। एक एनिमेटर के रूप में खेलने के लिए एक मजेदार दुनिया क्या हो सकती है। तो आग और पानी है एक बात, लेकिन फिर उसे सांस्कृतिक टकराव से जोड़ना उस रूपक का हिस्सा था। और फिर उस दुनिया में अचानक बलिदान का विचार और हमारे माता पिता ने जो दिया था उसे समझना शुरू कर दिया कि यह फिल्म क्या है। वो सांस्कृतिक टकराव और विविधता के बारे में भी बात करते हैं। यह मेरे जीवन का संघर्ष रहा है कि मैं अपनी जगह को समझूं और मैंने क्या आत्मसात किया है या मेरी पहचान एक द्विभाजित पहचान है। ये हमेशा से रहा है, मुझे लगता है कि यह हमेशा रहेगा कुछ मात्रा में कहानी कहने का हिस्सा, उस तरह की विविधता होना। क्या यह एक बड़ी बात होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन यह मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है और मुझे ये प्रतिबिंबित करने की कोशिश करना अच्छा लगता है कि हमने जिन टीमों के साथ काम किया है, हम जो काम करते हैं उसमें उनके जीवन और हमारे जीवन के साथ शामिल हैं। 38 सोहन ने डिज्नी कंटेंट शोकेस में फिल्म के फुटेज भी दिखाए और कहा कि फिल्म हमारे मतभेदों के बारे में है जो हमें एक साथ लाती है, लेकिन यह एक प्रेम कहानी है। उम्मीद है दर्शकों को उनके बीच के जीवन में हुए नुकसान की गहरी समझ मिलेगी। साझेदार, मित्र या परिवार। 39 सोहन ने कहा कि एलिमेंट सिटी का चित्रण रोमन हॉलिडे जैसी कई पिछली लाइव एक्शन फिल्मों से प्रेरित था। 40 जब समानताओं के बारे में संबोधित किया गया तो सोहन ने इस बात से इनकार किया कि एलिमेंटल अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2005-2008 से प्रेरित है। शास्त्रीय तत्वों को व्यक्त करने की उनकी साझा अवधारणा के बावजूद सोहन ने कहा, नहीं, यह कोई कसौटी नहीं थी, लेकिन मुझे ये शो बहुत पसंद है। मैंने इसे अपने बच्चों के साथ देखा और यह बहुत अच्छा है, लेकिन हम इससे बहुत अलग हैं। हमारी दुनिया में कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रोमांस और पारिवारिक ड्रामा के साथ इस शहर की कहानी है, लेकिन मैं उस संबंध की सराहना करता हूँ जो लोग बना रहे हैं क्योंकि वे इसे पसंद करते हैं और उम्मीद है कि वे इसे भी पसंद कर सकते हैं। सोहन ने ये भी कहा, बड़े होते हुए मैंने हमेशा अपने माता पिता को एक निश्चित तरीके से देखा, लेकिन फिर जब मैं 20 साल का हो गया और मुझे अपनी पारिवारिक दुकान पर काम करने के बजाय वास्तविक नौकरी मिल गई तो मैंने उन्हें लोगों के रूप में देखा। माता पिता से लोगों में बदलाव ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। यहाँ अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने जो भी कहानियाँ मुझे बताईं, उन्हें मैंने तब तक हल्के में लिया जब तक मुझे लगा, हे भगवान, उन्होंने बिना भाषा बोले ही ऐसा किया। उन्होंने बिना पैसे के ऐसा किया। मेरे पिताजी हॉटडॉग कार्ट वाले थे और उन्होंने ये सब बनाया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सका। उनके प्रति मेरी सहानुभूति बढ़ी। 41 एनिमेशन और डिज़ाइन। एलिमेंट सिटी को न्यूयॉर्क शहर के आधार पर जैविक सामग्रियों से बने आप्रवासी पड़ोस की एक श्रृंखला के रूप में तैयार किया गया था जो प्रत्येक तत्व का पूरक होगा। एक उदाहरण फायर टाउन होगा, जिसका निर्माण सिरेमिक, धातु और ईंट से किया गया था। प्रोडक्शन डिजाइनर डॉन शैंक कहते हैं, डिज़ाइन विचारों ने नई तकनीक को प्रेरित किया, जिसने नए डिज़ाइन को प्रेरित किया। 30 सोहन ने कहा कि उन्होंने एम्बर और वेड को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन और तकनीकी प्रक्रिया कैसे चली,
इसके बारे में अधिक विस्तार से बताया। उनका मानना था कि तत्वों का मानवीकरण करना एक कठिन चुनौती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हवा को आग और पानी के रूप में चित्रित करना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही आंशिक रूप से बादलों में बादलों का मानवीकरण कर चुके थे। वेड का चरित्र अविश्वसनीय रूप से जटिल है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती दृश्य प्रभाव पैदा करके उसकी पारदर्शिता है। उसे पर्याप्त रूप से पारदर्शी बनाने के लिए एनिमेटरों को चरित्र बनाने के लिए कोई बीच का रास्ता खोजने की जरूरत थी। 42 स्टूडियो में सेट डिजाइनरों ने प्रेरणा के लिए वेनिस और एम्स्टर्डम जैसे शहरों को देखा। पानी की नहरें और शहरों को घेरने वाली इमारतों में अत्यधिक विस्तार और विचार डाला गया है। कोविड-19 महामारी के कारण, जिसके दौरान अधिकांश निर्माण हुआ, फिल्म की प्रोडक्शन टीम अनुसंधान के लिए इन शहरों की यात्रा करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने प्रेरणा पाने के लिए यूट्यूब पर पॉइंट ऑफ व्यू सिटी टूर देखने में कई घंटे बिताए। एलिमेंट सिटी के लिए 42 वास्तविक दुनिया के शहरों के विदेशी संस्करण की तरह महसूस करने के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर डॉन शैंक और उनकी टीम ने मौलिक प्राणियों और उनकी सभ्यता के विकास पर विचार मंथन किया। 43 एलिमेंटल के लिए पिक्स परिसर के 3 बड़े कमरों में 151,000 से अधिक कोर का उपयोग किया गया था। पिछली पिक्स फिल्मों की तुलना में कंप्यूटिंग शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि। इसके लिए पिक्सर को फिल्म के लिए अतिरिक्त कंप्यूटरों को अपग्रेड करने और खरीदने की आवश्यकता थी। संदर्भ के लिए टॉय स्टोरी 1995 ने 294 कोर नियोजित किए, मॉन्स्टर्स इंक 2001 ने 672 कोर नियोजित किए और फाइंडिंग नेमो 2003 ने 923 कोर नियोजित किए। 27 संगीत मुख्य लेख एलिमेंटल साउंड ट्रैक 7 फरवरी 2023 को थॉमस न्यूमैन को एलिमेंटल के लिए मूल स्कोर बनाने और संचालित करने की पुष्टि की गई थी। ये फाइंडिंग नेमो 2003, वॉल-ई 2008 और फाइंडिंग डोरी 2016 के बाद स्टूडियो के साथ न्यूमैन का चौथा सहयोग है। साथ ही एंड्रू स्टैंटन द्वारा निर्देशित नहीं होने वाली उनकी पहली पिक्सर फिल्म है। 44 लाउव ने मूल गीत स्टील द शो का प्रदर्शन किया, जो एम्बर और वैड की तारीखों के साथ साथ अंतिम क्रेडिट के दौरान बजता है, जिसे फिल्म की नाटकीय रिलीज से 2 सप्ताह पहले 2 जून 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था। 45 रिलीज एलिमेंटल ने 27 मई 2023 को 76वें कांस फिल्म महोत्सव में समापन फिल्म के रूप में प्रतियोगिता से बाहर शुरुआत की, 46-47, जिसके बाद 10 जून 2023 को ट्रिबेका महोत्सव में विश्वव्यापी प्रीमियर हुआ। 48 लॉस एंजल्स का प्रीमियर 8 जून 2023 को अकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में हुआ। 49 ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रीमियर 12 जून 2023 को सिडनी फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 50 फिल्म को 16 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 33-51 रियल डी 3D, 52 DX, 53 और डॉल्बी सिनेमा प्रारूपों में। 54 इसके साथ डग डेज की लघु फिल्म कार्ल्स डेट भी सिनेमाघरों में आई, जो बाओ 2018 के बाद पिक्सर द्वारा निर्मित नाटकीय लघु फिल्म से पहले आने वाली पहली पिक्सर फिल्म थी, जिसे इनक्रेडिबल्स 2 2018 के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 55-16 फरवरी 2023 को लाइटियर और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो स्ट्रेंज वर्ल्ड दोनों 2022 की व्यावसायिक विफलताओं के बाद डिज्नी ने कथित तौर पर परिवारों को लाने की उम्मीद में एलिमेंट ला और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज विश दोनों के लिए नाटकीय विंडो का विस्तार करने पर विचार किया। सिनेमाघरों में वापसी 56-57 वेड को आवाज देने वाले मामो एथी ने 30 जून 2023 को इसकी पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि एलिमेंटल मजदूर दिवस तक सिनेमाघरों में रहेगा। 58 फिल्म के पहले 30 मिनट के फुटेज को 28 मार्च 2023 को स्टूडियो में एक प्रारंभिक प्रेस कार्यक्रम के दौरान दिखाया गया था। इसके विश्व निर्माण, एनिमेशन और पात्रों के लिए आलोचकों द्वारा इसे सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था।
21 फिल्म के पहले 20 मिनट के फुटेज का 26 अप्रैल 2023 को सिनेमाकॉन में 3D में पूर्वावलोकन किया गया था। इसे आलोचकों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था, जिन्होंने नस्लवाद और जेनोफोबिया जैसे विषयों से निपटने के लिए इसकी सराहना की थी। 59 मार्केटिंग। परियोजना की घोषणा के बाद फिल्म का फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट आर्ट 16 मई 2022 को जारी किया गया था। 60 पॉलीगॉन के लिए निकोल क्लार्क ने कहा कि प्रशंसक फायरबॉय और वाटरगर्ल श्रृंखला के खेलों की समानता की ओर इशारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर 6 विकसित किए गए हैं ओस्लो अल्बेड द्वारा। 61 वॉयस कास्ट की घोषणा के बाद 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान 9 सितंबर 2022 को एक फर्स्ट लुक इमेज और एक विशेष टीजर पोस्टर जारी किया गया। 33 टीजर ट्रेलर 17 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया था, जो बकर के हेल एंड ब पर आधारित था। यह एक मूल दृश्य को दर्शाता है जहां एक विशाल मेट्रो ट्रेन जलमार्ग पर आती है और एम्बर एलिमेंट सिटी में प्रवेश करती है और फिर वेड से मिलती है। पिक्सर के अधिकांश टीजर ट्रेलरों के समान ये दृश्य अंतिम फिल्म में मौजूद नहीं था। 62 फिल्म के जेरेमी मथाई ने फुटेज पर सकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत किया गया और बेहद आकर्षक लग रहा है। 63 एक आधिकारिक पूर्ण लंबाई वाला ट्रेलर 28 मार्च 2023 को जारी किया गया था, जो एस्ट्रल के हाई फाइव पर आधारित था। 64 द वर्ज के चार्ल्स पुलियम मूर ने सकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म के दृश्य जितने कल्पनाशील हैं उतने ही आनंददायक भी हैं, जबकि उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि एलिमेंटल की धुन गैस हुज कमिंग से ली गई है या नहीं। टू डिनर दर्शकों के बीच आएगा, विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे इसके कुछ पात्र एक दूसरे को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके भौतिक रूप कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। 65 फिल्म को ABC गायन प्रतियोगिता अमेरिकन आइडल के सीजन 21 के समापन समारोह में भी प्रचारित किया गया था, जहां मुख्य पात्र एम्बर और वेड आयम टोंगी को विजेता का ताज पहनाए जाने के बाद दर्शकों में जयकार करते नजर आए। शो के समापन के तुरंत बाद एक झलक दिखाई गई। 66 फिल्म पर आधारित पुस्तकों की एक श्रृंखला मई 2023 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उपन्यास, लघु कथाएं, एक स्टिकर एल्बम, एक पर्दे के पीछे की किताब और रंगीन किताबें शामिल थीं, जबकि ग्राफिक उपन्यास 29 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुआ था। 68 फिल्म के प्रेस दिवस के लिए स्टूडियो का दौरा करते समय मैटल द्वारा एक्शन फिगर और टॉय पैक की एक श्रृंखला उपहार में दी गई थी। यह अगले महीने के लिए उपलब्ध था। 69 स्ट्रीमिंग और होम मीडिया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट ने 15 अगस्त 2023 को डिजिटल डाउनलोड के लिए एलिमेंटल जारी किया। इसके बाद इसे 26 सितंबर 2023 को अल्ट्रा HD ब्लू-रे और DVD पर रिलीज किया गया। भौतिक प्रतियों में हटाए गए दृश्य, पर्दे के पीछे के दृश्य शामिल हैं फीचर, एक ऑडियो कमेंट्री और लघु कार्ल्स डेट। 70 इसे 13 सितंबर 2023 को डिज्नी जोड़ पर डॉक्यूमेंट्री गुड केमिस्ट्री, द स्टोरी ऑफ एलिमेंटल के निर्माण के साथ रिलीज किया गया था। 71 डिज्नी ने घोषणा की कि एलिमेंटल को डिज्नी जोड़ पर रिलीज होने के बाद 5 दिनों में 26.4 मिलियन बार देखा गया, जो टर्निंग रेड 2022 के बाद से अपने प्रीमियर के सप्ताह के दौरान मंच पर सबसे अधिक देखी जाने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 72 डिज्नी ने दृश्यों को कुल स्ट्रीम समय को रनटाइम से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया है। 73 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। 8 जनवरी 2024 तक एलिमेंटल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $154.40 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $342 मिलियन की कमाई की है, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई $496.40 मिलियन है। 3-4 विश्लेषकों ने एलिमेंटल की सफलता को स्लीपर हिट का उदाहरण माना। 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एलिमेंटल को द फ्लैश और द ब्लैकनिंग के साथ रिलीज किया गया था,
और मूल रूप से इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4035 थिएटरों से $35.40 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था। 79-80 फिल्म ने अपने पहले दिन $11.8 मिलियन, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $2.4 मिलियन सहित कमाए, जिससे अनुमान कम होकर $30 मिलियन हो गया। 81 फिल्म ने पहली बार $29.50 मिलियन की कमाई की, दूसरे स्थान पर रही और 1995 में टॉय स्टोरी की $29.1 मिलियन मुद्रास्फीति के साथ $56 मिलियन की ओपनिंग के बाद पिक्सर फिल्म के लिए दूसरा सबसे कम 3 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत दर्ज किया, जिसने काफी अधिक टिकटें बेचीं। 82 डेडलाइन हॉलीवुड और द रैप ने इसका कारण फिल्म की मार्केटिंग, दर्शकों का COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप सिनेमाघरों के बजाय डिज्नी जोड़ पर पिक्सर फिल्मों के रिलीज होने का इंतजार करना और स्पाइडर-मैन अक्रॉस से प्रतिस्पर्धा को बताया। स्पाइडर-वर्स सकारात्मक मौखिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बावजूद 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $18.4 मिलियन की कमाई की और दूसरे स्थान पर रही, जबकि 38% की गिरावट को भविष्य के चरणों के लिए एक अच्छा संकेत माना गया। द रैप ने नोट किया, एलिमेंटल को लाभप्रदता में वापसी के लिए ऐतिहासिक अनुपात का धैर्य रखना होगा। 87-88 एलिमेंटल के चौथे सप्ताहांत के दौरान वैरायटी ने लिखा कि हालांकि फिल्म ने विनाशकारी शुरुआत के कुछ सप्ताह बाद भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन घरेलू स्तर पर अपने $200 मिलियन के उत्पादन बजट की भरपाई करने की कोई उम्मीद नहीं है। 89 अगस्त की शुरुआत में एलिमेंटल एक बड़ा बदलाव लाने में कामयाब रहा। कई मीडिया आउटलेट्स ने दुनिया भर में $400 मिलियन की कमाई करने वाली फिल्म के लिए पिक्सर की अभूतपूर्व बॉक्स ऑफिस वापसी की प्रशंसा की। 90, 91, 92, 93 डिज्नी ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की वापसी के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें डिज्नी के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के EVP टोनी चैम्बर्स ने कहा, निराशाजनक शुरुआती सप्ताहांत के बाद हम वास्तव में दर्शकों से खुश हैं। मुझे पता चल गया है कि यह कितनी बेहतरीन फिल्म है। 94 उसी माह ही ने पिक्सर के अध्यक्ष जिम मॉरिस ने कहा, अभी हम जिस बॉक्स ऑफिस पर विचार कर रहे हैं, फिल्म को नाटकीय रूप से उससे भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। और फिर हमारे पास स्ट्रीमिंग, थीम पार्क और उपभोक्ता उत्पादों से राजस्व है। यह निश्चित रूप से डिज्नी कंपनी के लिए एक लाभदायक फिल्म होगी। 95 ग्रीष्मकालीन बॉक्स ऑफिस सीजन के अंत तक एलिमेंटल ने दुनिया भर में $478 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि हालांकि फिल्म अपने $200 मिलियन के महंगे बजट के कारण एक बड़ी वित्तीय विजेता नहीं रही होगी, फिर भी इसे माना जाता था बाद के हफ्तों में कम शुरुआत और मजबूत स्थिति से उबरकर जीत हासिल की। 96 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलिमेंटल ने विशेष रूप से दक्षिण कोरिया में अच्छा प्रदर्शन किया, जो फिल्म का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। इसका श्रेय निर्देशक पीटर सोहन की कोरियाई अमेरिकी पृष्ठभूमि और कोरियाई दर्शकों को प्रभावित करने वाले तत्वों के समावेश को दिया गया। 97-20 अगस्त 2023 तक एलिमेंटल ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर स्पाइडर-वर्स की संख्या को पार कर लिया था। 98 दोस्तों इस पिक्चर में बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दिखाया गया फायर और इसमें दिखाया वाटर। तो कभी आपने सोचा है कि पानी और आग में दोस्ती हो सकती है? तो दोस्तों इसमें ऐसा ही दिखाया है। इसके जो डायरेक्टर है उनके दिमाग में बात कैसे आई होगी पानी और आग को जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस पिक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया पानी और आग जुड़े हुए हैं। इतनी प्यारी रोमांटिक स्टोरी आती है, फ्रेंडशिप की स्टोरी की, आप देख करके सो जाओगे। फिल्म की जो सोहन की युवावस्था से प्रेरणा लेती है, जो 1970 के दशक के दौरान न्यूयॉर्क शहर में अप्रवासियों के बेटे के रूप में आया था, जो शहर की विशेषांकी और जातीय विविधता को उजागर करता है और बहुत ही शानदार इसका करता है। इसकी जो स्टोरी है बर्नी, और जिसमें मैन जो ल्यूमेट एलिमेंट सिटी में प्रवास करते हैं
बर्नी और सीडर जो इसके मेन कैरेक्टर हैं उनमें उन्हें शास्त्रीय तत्वों से जेनोफोबिया का सामना कर देता है। अपनी बेटी एम्बर के जन्म के बाद उन्होंने अपना ब्लू फ्लेम स्थापित किया जो कि उनकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों मैं इसकी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, और फायर प्लेन नामक अपना स्वयं का सुविधा स्टोर शुरू करते हैं। कई वर्षों बाद बर्नी की इरादा से सेवन होकर एम्बर को स्टोर देने का बोलता है, जबकि जब वह अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण करे। एक दिन बर्नी एम्बर अपनी दुकान चलाने की अनुमति देता है तो वह ग्राहकों को अभिभूत हो जाती है और गुस्से से बात छोड़कर चली जाती है और उसके बगल विस्फोट से पानी का पाइप टूट जाता है। और दोस्तों इसकी स्टोरी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो पर जो है पर्सनली जाकर देखिए, क्योंकि बताने से ज्यादा देखने में आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही शानदार रोमांटिक स्टडी है। तो पर्सनली मैं यही कहूंगा कि मैं अभी आपको इतना ही बताता हूँ, आप जाके देखिएगा, बहुत ही शानदार स्टोरी है। रिव्यूज के फिल्म समीक्षक जेम्स बेराडिनेली ने फिल्म को 4 में से 3 सितारों से सम्मानित करते हुए लिखा, एलिमेंटल में हर फ्रेम जीवंत और विस्तार से परिपूर्ण है। वास्तविक समय में अवशोषित करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। दृश्य अद्भुत क्षितिज से मुख्य पात्रों की कम आडंबरपूर्ण प्रस्तुतियों के शॉट्स कुरकुरा और रंगीन हैं। थॉमस न्यूमैन का स्कोर वर्णनातीत है, लेकिन ये संगीतमय नहीं है, इसलिए ये घुसपैठ न करने के मुख्य नियम का पालन करता है। आवाजें मुख्य रूप से कम ज्ञात अभिनेताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। कैथरीन ओ हारा यकीनन सर्वोच्च प्रोफाइल नाम है जो दर्शकों की तल्लीनता को बढ़ाता है। 110 द रैप के बेन क्रोल ने लिखा, कहानी की धड़कन और चरित्र में बदलाव के साथ वह तनाव परिचितता से परे है। एलिमेंटल कहानी कहने की शर्मिंदगी के साथ औपचारिक रोमांच से मेल खाता है। यहाँ पुराने फॉर्मूले पर एक नया स्पिन है जो प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ जीवंत है और वास्तविकता के साथ पेश किया गया है। कलात्मकता 111 इंडिवाय के सिद्धांत अदलखा ने फिल्म को बी दिया और अपनी समीक्षा में लिखा, इसके भ्रमित और अतिरंजी विश्व निर्माण के बावजूद एलिमेंटल के पास पाने के लिए पर्याप्त आकर्षक क्षण हैं, भले ही इसका अर्थ इसकी गलत कल्पना वाली आप्रवासी गाथा में कम हो और व्यक्तिगत नाटक में और भी बहुत कुछ जो इसके नीचे कुछ परतों में रहता है। 112 द न्यूयॉर्क टाइम्स की एमी निकोलसन ने फिल्म को कहा, अजीब बात है, यह वर्षों में सबसे अधिक मानवीय रोमांटिक कॉम है। 113 हेरल्ड सन के लेग पाटश ने फिल्म को 5 में से 4 सितारों से सम्मानित करते हुए लिखा, फिल्म बहुत मजेदार भी है, यह उस कठिन फिर भी आसानी से आनंद लेने वाले मीठे स्थान पर उतरती है जहां एक प्रासंगिक रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांच और मुक्ति दोनों की एक रोमांचक कहानी मिलती है। 114 सिनेमा ब्लेंड के डक लिब्बी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए लिखा, एनिमेटेड फिल्मों में लोगों का प्यार में पड़ना निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं है, ये हर समय होता है। हालांकि हमने कभी पिक्सर जैसे प्रमुख एनिमेशन स्टूडियो को इस तरह का उत्पादन करते नहीं देखा है। एलिमेंटल जैसी पूरी तरह से रोमांटिक फिल्म, और हाँ, आप रो पड़ेंगे। 115 जोब्लो कॉम के क्रिस बम्ब्रे ने फिल्म को 10 में से 7 अंक देते हुए कहा, अपने मूल में एलिमेंटल एक रोम कॉम है जो अजीब तरह से इन दिनों एक दुर्लभ चीज है। लिया लुइस और ममो एथी, जो नेटफ्लिक्स फिल्म एनकॉक्ट में बहुत अच्छे थे, की केमिस्ट्री अच्छी है और उनके अस्थायी रोमांस में एक मिठास है जो बहुत लंबे समय से किसी मुख्यधारा की फिल्म में नहीं देखी गई है। कभी कभी आप लगभग भूल जाते हैं कि आप एनिमेशन देख रहे हैं क्योंकि दोनों पात्र जीवित महसूस करते हैं। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर आपको एहसास होता है कि यह एक अच्छी फिल्म है, लेकिन शायद उनके सर्वश्रेष्ठ काम की तरह गूंजती नहीं है। ये ऑनवर्ड की तरह ही मधुर और मनोरंजक है, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे स्तर का पिक्सर है, वॉल ई जैसे क्लासिक्स से नीचे और ऊपर, लेकिन किसी भी काज मूवी, एलियो, लाइटयर आदि से कहीं ऊपर। E116 कॉमन सेंस मीडिया के सैंडी एंगुलो चैन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए लिखा, एलिमेंटल शरणार्थियों के बच्चे होने और सांस्कृतिक रूप से समरूप समुदाय में बड़े होने की चुनौतियां और जीत को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है।
यह आपके अपने लोगों के आसपास रहने के आराम और ताकत दोनों को दर्शाता है। 117 द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉर्डन मिंसर ने कहा, ये पिक्सर का पहला काम हो सकता है जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि यह पूरी तरह से एआई द्वारा तैयार किया गया है। 118 जैकोबिन के एलिन जोन्स ने फिल्म को इतना उबाऊ और अविस्मरणीय कहा कि यह प्रसिद्ध एनिमेशन कंपनी के लिए एक नई गिरावट की तरह लगती है। 119 स्क्रीन डेली के टिम ग्रियसन ने कहा कि फिल्म में स्टूडियो की बुद्धि और मार्मिकता के संकेत हैं, जबकि प्रेरित निष्पादन का अभाव है जो एक बार इतना सहज लग रहा था। 120 स्लेट के डैन कोइस ने एलिमेंट सिटी के दृश्य यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा, इसके दो मुख्य पात्रों के बीच की केमिस्ट्री और फिल्म के भीतर विभिन्न मौलिक समूहों को संभालने की आलोचना की। एम्बर और उसके परिवार के बीच संघर्ष की तुलना टर्निंग रेड से की। 2022 उन्होंने कहा कि पिक्सर, जो अपने ट्रेडमार्क हास्य के लिए जाना जाता है, कथानक में मोड़ और विस्तार पर ध्यान आकर्षित करता है, को अपनी पूर्व सफलता हासिल करने के लिए अपने फॉर्मूले में बदलाव की जरूरत है। 121 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने फिल्म के भारी भरकम संदेश की आलोचना करते हुए लिखा, तथ्य ये है कि एलिमेंटल अपने स्वयं के एलिवेटर पिच परिसर से आगे नहीं निकल पाता है या अपने पढ़ाने योग्य पाठों पर लड़खड़ाने से बच नहीं पाता है। हंसी और सिसकियां तो दूर की बात है, एक विपरीत आकर्षित प्रेम कहानी से थोड़ा झट का लगता है। यह एक ऑप-एड लिखने की कोशिश में इतना व्यस्त है कि यह इसे एक कथात्मक संरचना देना और इसे भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित करना भूल जाता है। ये सिर्फ प्राथमिक है। 122 पीटर सोहन, जन्म 18 अक्टूबर 1977, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, एनिमेटर, स्टोरीबोर्ड कलाकार और आवाज अभिनेता हैं, जिन्हें पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने लघु फिल्म पार्टली क्लाउडी 2009 और फीचर फिल्म द गुड डायनासोर 2015 और एलिमेंटल 2023 का निर्देशन किया। वह रेटोली 2007 में एमिल, मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी 2013 में स्क्विशी और लाइटियर 2022 में सॉक्स की आवाज भी रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। सोहन का जन्म द ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जो कोरियाई आप्रवासियों युंग ताहक सोहन और ही जा सोहन के पुत्र थे। उसका एक भाई है। उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ। 2 कैल आर्ट्स में अध्ययन के दौरान उन्हें ब्रैड बट की एनिमेटेड फीचर फिल्म द आयरन जॉइंट में काम करने के लिए ग्रीष्मकालीन नौकरी मिल गई। करियर। स्कूल से स्नातक होने के बाद पिक्सर में आने से पहले उन्होंने फाइंडिंग नेमो के लिए कला और कहानी विभाग में वॉल्ट डिज्नी कंपनी और वॉर्नर ब्रदर्स में काम किया। 3 उन्होंने द इनक्रेडिबल्स, रेटोइल और वॉल ई पर भी काम किया। सोहन ने रेटोली में रेमी के भाई एमिल की आवाज प्रस्तुत की। उन्होंने 2009 में लघु फिल्म पार्टली क्लाउडी से निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने लिखा भी था। आंशिक रूप से क्लाउडी को 2009 में शो के एनिमेशन शो में शामिल किया गया था। सोहन ने 2009 में जॉन लासेटर और ब्रैड लुइस साथी पर कसर कार्यकर्ता के साथ पोनियो के अंग्रेजी भाषा संस्करण का सह निर्देशन किया। 4 अप में लड़का रसेल सोहन की उपस्थिति पर आधारित था। 5 उन्होंने संबंधित लघु फिल्म जॉर्ज एंड एजे में रसेल और फीचर मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी में स्क्विशी को आवाज दी। सोहन ने द गुड डायनासोर का निर्देशन किया, जो नवंबर 2015 में रिलीज हुई थी। उन्होंने इसके स्टाइकोसॉरस चरित्र फॉरेस्ट वुडबश को आवाज दी थी। 6 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली पिक्सर की पहली फिल्म होने के कारण उल्लेखनीय है। 7 वॉक्स में एमिली सेंट जेम्स ने भव्य दृश्यों के लिए फिल्मों की प्रशंसा की, लेकिन इसके कहानी लेखन की आलोचना की। फिल्म की कहानी सिर्फ व्युत्पन्न नहीं है, ये सक्रिय रूप से अन्य बेहतर फिल्मों की नकल करती है। 8 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने सहमति जताते हुए लिखा, ये देखने में प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन इस जुरासिक आउटिंग में उस जुनून और परिष्कार का अभाव है जिसकी हम पिक्सर से उम्मीद करते हैं। 9 सोहन को सोनी पिक्चर्स एनिमेशन फीचर फिल्म स्पाइडर-मैन
इनटू द स्पाइडर-वर्स में मार्वल कॉमिक्स के चरित्र गैंके ली को आवाज देने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उनकी पंक्तियों को अंततः अंतिम फिल्म से हटा दिया गया था। 10 हालांकि उन्होंने अंततः स्पाइडर-मैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स की अगली कड़ी में गैंके को आवाज दी। सोहन ने पिक्सर फिल्म लाइटईयर 2022 में एक रोबोटिक बिल्ली के बच्चे सॉक्स की आवाज दी थी। 11 पिक्सर एलिमेंटल में निर्देशक के रूप में सोहन का द्वितीय वर्ष का प्रयास न्यूयॉर्क में बड़े होने के उनके अनुभव पर आधारित है। फिल्म में एक शहर के संवेदनशील निवासियों के रूप में अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के शास्त्रीय तत्वों को शामिल किया गया है। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को शुरुआत में मिली-जुली समीक्षा मिली। 12-13 इसे सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 16 जून 2023 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म पिक्सर द्वारा बनाई गई 27वीं फीचर फिल्म है। 14-15 फिल्म ने शुरुआती सप्ताहांत में मूल रूप से कमजोर प्रदर्शन किया। 16-17 हालांकि सकारात्मक चर्चा के बाद अगले कुछ हफ्तों में इसके प्रदर्शन में सुधार हुआ, जिसके कारण फिल्म स्लीपर हिट बन गई। 18192021 वल्चर के एलिसन विल्मो कहते हैं, एलिमेंटल पिक्सर के दिग्गज पीटर सोहन की दूसरी विशेषता है, जो 2000 से कंपनी के साथ हैं लेकिन एक निदेशक के रूप में अब 2 के लिए 0 हैं। दृश्य तो हैं लेकिन कहानी कहने का ढंग असफल हो गया है। 22 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने लिखा, यह एक ऑप-एड लिखने की कोशिश में इतना व्यस्त है कि यह इसे एक कथात्मक संरचना देना और इसे भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित करना भूल जाता है। ये सिर्फ प्राथमिक है। 23 दर्शकों ने फिल्म को अधिक सकारात्मक रूप से लिया, इसकी भावनात्मक कहानी और आकर्षक रोमांस की प्रशंसा की। व्यक्तिगत जीवन। सोहन ने कलाकार अन्ना चैम्बर्स से शादी की है, जिनसे उनकी मुलाकात कैल आर्ट्स में हुई थी। 24 द गुड डायनासोर के निर्माण के दौरान उन्होंने 2 बच्चों का स्वागत किया। कैट लिकेल और जॉन हॉबर्ग टेलीविजन और फिल्म के पटकथा लेखक और निर्माता की एक अमेरिकी जोड़ी हैं। एक विवाहित जोड़ा जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध से एक साथ काम कर रहा है। उनके लेखन और निर्माण क्रेडिट में टेलीविजन श्रृंखला माय नेम इज अर्ल, बेटर ऑफ टेड, ब्लैक ईश, गैलावंत, डाउनवर्ड डॉग और अमेरिकन हाउसवाइफ, साथ ही पिक्सर फिल्म एलिमेंटल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कैट लिकेल बैटल क्रीक, मिशिगन में पली बढ़ी। एक हाई स्कूल में अपने द्वितीय वर्ष के दौरान वो कोल्बी, कैंसस चली गईं, जहां उन्होंने कोल्बी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लिकेल एम्पोरिया स्टेट यूनिवर्सिटी गईं, जहां उन्होंने शुरुआत में अभिनय का अध्ययन किया, फिर बाद में लेखन करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। 2. जॉन हॉबर्ग ग्रैंडव्यू हाइट्स, ओहियो में बड़े हुए। 3. उन्होंने ग्रैंडव्यू हाइट्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और कोलंबस अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक बाद में उनकी शिक्षा अपस्टेट न्यूयॉर्क के स्किडमो कॉलेज में हुई। 3. करियर। लिकेल और हॉबर्ग ने बच्चों के टेलीविजन में काम करते हुए अलग अलग अपने लेखन करियर की शुरुआत की। 3. लिकेल ने 1990 के दशक के अंत में एनिमेटेड शो के लिए लिखना शुरू किया। उनके शुरुआती क्रेडिट में रगराट्स और आह के एपिसोड थे। रियल मॉन्स्टर्स, जहां उन्हें टिम करी के आवाज अभिनय प्रदर्शन को निर्देशित करने का भी अवसर मिला, जिनकी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने डिज्नी के टिमोन एंड पुम्बा के लिए एपिसोड भी लिखे। 1. 1999 में लिकेल एनिमेटेड शो सबरीना द एनिमेटेड सीरीज के सह निर्माता थे। सबरीना के लिए लेखन एनिमेटेड सीरीज भी हॉबर्ग के पहले काम में से एक थी, लेकिन दंपति ने शुरू में निकेलोडियन स्केच कॉमेडीज ऑल दैट और द अमांडा शो के साथ लाइव एक्शन टेलीविजन की ओर बढ़ते हुए हॉबर्ग के करियर के साथ मिलकर काम करने का विरोध किया। 1. 2003 में इस जोड़ी ने लगातार एक साथ काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत केली रिपा अभिनीत होप एंड फेथ से हुई। ABC सिटकॉम उनकी सफल लेखन भूमिका थी और इसने उन्हें लाइव दर्शकों के सामने प्रोडक्शन का अनुभव भी प्रदान किया। एक उनकी अगली उल्लेखनीय भूमिका NBC सिटकॉम माय नेम इज अर्ल में थी, जिसके सीजन 4 तक
लिकेल और हॉबग दोनों सह कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। 4-5 लिकेल और हॉबग ने इसके बाद बेटर ऑफ टेड 2009-2010, बेटर विद यू 2010-2011, द नेबर्स 2013-2014, 4-5 और ब्लैक ईश पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 2010 से ABC स्टूडियो के साथ 2 साल के समग्र अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कई बार नवीनीकरण किया। 6 2015 में उन्होंने एक फैंटेसी संगीत श्रृंखला गैलावंत का लेखन और कार्यकारी निर्माण शुरू किया। 8 एपिसोड के पहले सीजन के प्रोडक्शन की देखरेख के लिए वे 4 महीने के लिए इंग्लैंड चले गए और हर दिन सेट पर प्रोडक्शन चला रहे थे। 3-7 वे गलावंत के दूसरे सीजन के लिए श्रोता के रूप में लौटे। 8 लिकेल और हॉबग ABC के डाउनवर्ड डॉग के श्रोता थे, जिसका प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाए गए पहले सीजन के पहले 4 एपिसोड के साथ हुआ था। फेस्टिवल में लॉन्च होने वाली पहली प्रसारण कॉमेडी 2017 से 2019 तक लिकेल और हॉबग ने ABC स्टूडियो के साथ अपना सहयोग जारी रखते हुए अमेरिकन हाउसवाइफ पर परामर्श निर्माता के रूप में काम किया। 4-5 शो में उनके काम में संगीतमय सीजन 3 के समापन समारोह ए मॉम्स परेड के लिए टेलीप्ले लिखना शामिल था। 10 लिकेल और हॉबग ने ब्रेंडा हसुए के साथ एलिमेंटल के लिए पटकथा लिखी। 11-12 पहले केवल टेलीविजन में काम करने के बाद पिक्सर फिल्म लिकेल और हॉबग की पहली फीचर फिल्म थी। 11-13 उन्हें 2019 में फिल्म लिखने के लिए भर्ती किया गया था और फिल्म 2023 में अपने प्रीमियर से पहले कई बार फिर से लिखी गई थी। एलिमेंटल का निर्देशन पीटर सोहन ने किया था। 14 व्यक्तिगत जीवन लिकेल और हॉबग शादीशुदा हैं। वे पासाडेना, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 3 फिल्मोग्राफी केवल कैट लिकेल। वर्ष शीर्षक रेफरी 1997-1998 रग्रेट्स 1, 1997 असली राक्षस 1, 1999 टिमोन और पुम्बा 1, केवल जॉन हॉबग। वर्ष शीर्षक रेफरी 1999-2001 अमांडा शो 1, 2002 सभी की 1 साथ। वर्ष शीर्षक रेफरी 1999 सबरीना एनिमेटेड सीरीज 1, 2002 लड़कियां बुरा व्यवहार कर रही हैं, 2003-2004 विश्वास आशा 1, 2004-2005 पालतू विदेशी, 2005 एक छड़ी पर जीवन, 2005-2009 मेरा नाम है अल 4-5, 2009-2010 टेड से बेहतर 4-5, 2010-2011 आपके साथ अच्छा 4-5, 2011-2012 मर्द बनो 4-5, 2013-2014 पड़ोसी 4-5, 2015 काला इश 1, 2015-2016 गलावंत 4-5, 2016 अंकल बक, 2017 अधोमुख कुत्ता 9, 2017-2019 अमेरिकी गृहिणी 4-5, 2023 मौलिक 11 लिया लुइस, जन्म 9 दिसंबर 1996 1-2-3-4, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने नैन्सी ड्रू 2019-2023 KCW श्रृंखला रूपांतरण में जॉर्जिया जॉर्ज फैन और नेटफ्लिक्स फिल्म द हाफ ऑफ इट 2020 में एली चू की भूमिका निभाई। उन्होंने पिक्सर एनिमेटेड फिल्म एलिमेंटल 2023 में एम्बर लुमेन की मुख्य भूमिका को भी आवाज दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा लुइस को शंघाई के एक अनाथालय से तब गोद लिया गया था जब वो 8 महीने की थी और उसका पालन पोषण विंडरमेयर, फ्लोरिडा में हुआ था। 5 उनकी छोटी, गैर जैविक रूप से संबंधित बहन, लिडिया को बाद में उसी अनाथालय से गोद लिया गया था। उनके माता-पिता, फ्रेडरिक और लोरेन लुइस, दोनों रियाल्टर हैं। 6 लिया ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में क्रेंशो स्कूल में प्रदर्शन कला की खोज की। उन्होंने ओकोई,
फ्लोरिडा में थॉर्नब्रुक एलिमेंट्री स्कूल में भी पढ़ाई की। उन्होंने ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में साउथवेस्ट मिडिल स्कूल के साथ साथ गोथा मिडिल स्कूल में भी पढ़ाई की। किशोरावस्था के दौरान वो और उसकी मां लॉस एंजल्स और ऑरलैंडो के बीच आते जाते रहे। 17 साल की उम्र में वो ओलंपिया हाई स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस ऑरलैंडो चली गईं और फिर 20 साल की उम्र में अकेले लॉस एंजल्स वापस चली गईं। 7. करियर। छोटी उम्र में ही लुइस ने विज्ञापनों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। एक बार जब उनका परिवार लॉस एंजल्स चला गया तो उन्होंने 2012 की निकेलोडियन फिल्म फ्रेड 3 कैंप फ्रेड में चरित्र स्पून के रूप में अभिनय किया। 7. 2013 में उन्होंने कैरी अंडरवुड द्वारा ब्लो अवे गाते हुए द वॉइस के चौथे सीजन के लिए ऑडिशन दिया। किसी भी कोच ने अपनी कुर्सियां नहीं घुमाईं, जिसका अर्थ है कि वह शो में नहीं आईं। 5-8 2015 और 2016 में उन्हें डिज्नी शो बेस्ट फ्रेंड्स वेनवेयर और गेमर्स गाइड टू प्रिटी मच एवरीथिंग में दिखाया गया था। 7. वह मिशेल ट्रेचिटेनबर्ग द्वारा निर्मित गो 90 वेब श्रृंखला गाइडेंस के सीजन 2 में भी मुख्य किरदार थीं। 9. हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद एक बार जब वो लॉस एंजल्स वापस चली गईं तो उन्होंने स्टेशन 19 और द गुड डॉक्टर जैसे टीवी शो में भूमिकाएं बुक करना शुरू कर दिया। 7. CW श्रृंखला चार्म्ड में लुइस की आवर्ती भूमिका थी। इसके बाद वह एक अन्य CW शो के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गईं, जो नैन्सी ड्रू का 2019 का टीवी रूपांतरण है, जिसमें वह मूल चरित्र जॉर्ज फेन पर आधारित जॉर्जिया जॉर्ज फैन की भूमिका निभाती हैं। 7. तो दोस्तों आपने पूरा डिटेल इसका फैक्ट जान लिया है और इसकी पूरी सी डिटेल आपने जानी, इसकी स्टोरी जानी और मैं आपको बता दूं ये आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको डेफिनेटली इसे देखना चाहिए। बहुत ही शादी रोमांटिक है, यकीन के लिए जो रोमांस पसंद करते हैं और दूसरा एनिमेटेड मूवियों के शौकीन होते हैं वो है। इसमें कितनी प्यारी फ्रेंडशिप दिखाई गई है और बहुत ही शानदार मूवी है ये। इसके बारे में